जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, वो कल सवाल किया था होमवर्क वाला, ये वाला आसान सा सवाल था, आई होप हो गया होगा। अच्छा, इसमें ना पता है क्या, बस एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि मालिक मकान किराएदार को कौन सी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, मालिक मकान अगर किराएदार को यूटिलिटी और स्वीपर की सर्विसेज दे रहा है तो हमें नीचे ढूंढना चाहिए बिजली के बिल और स्वीपर की तनख्वाह। हमें यह ढूंढना चाहिए। तो देखना यह होता है कि मालिक मकान किराएदार को कौन सी सर्विस दे रहा है। कल जो हमने पहला सवाल किया था ना, उसमें मालिक मकान किराएदार को सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस दे रहा था, तो इसलिए हमने उसका खर्चा ढूंढ लिया था। तो इसकी इनकम को भी अदर सोर्स में डालना होता है और इसके खर्चे को भी अदर सोर्स में डालना होता है, और अदर सोर्स में खर्चे हमेशा माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, कल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जनरल रूल है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है और इसको सेपरेट ब्लॉक इनकम कहा जाता है, और इस पे पेज 205 वाले रेट लगते हैं ऑन ग्रॉस अमाउंट। ये बात याद रखना, पेज 205 वाले रेट लगते हैं ऑन ग्रॉस अमाउंट, यानी कि खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है ना। और नोट, हाउएवर इफ टैक्स पेयर इज विलिंग, अगर टैक्स पेयर चाहे तो इधर ही रहे, कोई मसला नहीं। हाउएवर इफ टैक्स पेयर इज विलिंग ही कैन टेक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टू नॉर्मल टैक्स रिजीम। अगर वो चाहे तो उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेके जा सकता है। नाउ डिडक्शंस विल बी अलाउड, अब खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि घर किराए पे दें तो घर की मद में कौन कौन से खर्चे होते हैं। अदर सोर्स की बात नहीं करा, घर किराए पे दें तो घर किराए पे देने, हॉस्टल किराए पे देने या प्लाजा किराए पे देने, प्लाजे में दुकानें किराए पे देने, ये सारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। घर किराए पे देना, हॉस्टल किराए पे देना, दुकानें किराए पे देना प्लाजे में, ये सारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अब इनकम प्रॉपर्टी कमाने के लिए एक बंदा कौन कौन से खर्चे कर सकता है, उन खर्चों की थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं और फिर कल वाले सवाल की तरफ वापस आते हैं। फिर कल वाला सवाल इंशाल्लाह जो है ना दोबारा करेंगे, लेकिन वो किस पैटर्न पे करेंगे वो अभी मैं बताता हूं। सेक्शन नया आया हुआ है भाई लॉ में, सेक्शन 15 है, पहले नहीं था। डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एन ऑप्शन इज नाउ अवेलेबल to all individuals and all AOPs to opt for tax of income from property under normal tax regime by claiming खर्चे माइनस कर सकते हैं। क्लेम का मतलब होता है हम लॉ मेकर को कहते हैं ये हमारे खर्चे हैं, वो हमें फिर माइनस करने की इजाजत दे देते हैं। हम हुकूमत को कहते हैं हम खर्चे क्लेम कर रहे हैं, हुकूमत हमें डिडक्शन अलाउ कर देती है, हुकूमत हमें माइनस करने देती है। क्लेम का लफ्ज इस माने में इस्तेमाल होता है। फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। पॉइंट ए। अच्छा यार, ये बड़ी मजे की चीज है। घर की ना आप रिपेयर करवाते हो, अब रिपेयर को ना लोग बहुत मिसयूज करते थे। यानी आपने घर किराए पे दिया ना ₹1,00,000 का, तो ₹1,00,000 आपको किराया आ रहा है, तो आप टैक्स वालों को कहते थे 40,000 तो मेरा रिपेयर में चला गया। तो टैक्स वाला ने कहा नहीं यार, इस गेम को ही खत्म कर दो। उन्होंने कहा जी रिपेयर आप जितनी मर्जी करवाओ, जैसे मर्जी करवाओ, रिपेयर में हम आपसे बिल या सबूत नहीं मांगेंगे। रिपेयर का रूल हमारी तरफ से सुन लो, वो क्या है। फर्ज करो आपने घर किराए पे दिया है, आपको किराया रिसीव हुआ साल का 12 लाख, ये ग्रॉस रिसीट है। तो टैक्स वालों ने कहा यार आप ऐसा करो, रिपेयर माइनस कर लो 1/5 ऑफ 12 लाख। हमने कहा ये क्या 12 लाख, हमने घर किराए पे दिया है, तो घर का किराया आया है 12 लाख, तो 12 लाख जो किराया आया है घर का, तो वो तो हमें बस मिला है किराया 12 लाख, तो रिपेयर तो हमने पता नहीं 3-4 लाख की करवाओ। कहते हैं चुप करो, तुमने 3-4 लाख की रिपेयर कराई है, तुम्हें बस हम 12 लाख का 1/5 माइनस करने देंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर आप रिपेयर ना भी करवाएं, जीरो रिपेयर भी करवाएं, तो वो आपको ये खर्चा अलाउ करेंगे।
अकाउंटिंग की क्लास में ये एक तरह की सेल है ना, रेवेन्यू है, किराया आपको रिसीव हो रहा है। अकाउंटिंग की क्लास में कभी टीचर ने ऐसी अजीब बात नहीं की थी कि यार ये सैलरीज दी हुई है ट्रायल में, ये माइनस ना करो, इसकी जगह बस 1/5 ऑफ सेल माइनस कर लो। ऐसी बात अकाउंटिंग की क्लास में कभी नहीं की थी, लेकिन इधर इसकी इजाजत है। तो अगर आपने घर किराए पे दिया है और घर को किराए पे देके आपको रेवेन्यू आया है, जिसको मैंने कल ग्रॉस रिसीट का था 12 लाख, वो आपको मिला है, तो आपको माइनस करने की इजाजत है। समझ लो ये P&L बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है, ये सेल है, इसमें से खर्चे माइनस होंगे, तो आपको माइनस करने की इजाजत है रिपेयर अलाउंस, एक्चुअल रिपेयर नहीं, रिपेयर अलाउंस। क्या? 12 लाख इंटू 1/5 दैट कम्स टू 2,40,000, ये आपको रिपेयर माइनस करने की इजाजत है। अब सवाल में रिपेयर दी हो 2 लाख तो भी आपने यही माइनस करना है। सवाल में रिपेयर दी हो 3 लाख तो भी आपने यही माइनस करना है। सवाल में रिपेयर गिवन ही ना हो, कोई जिक्र ही ना हो रिपेयर का, फिर भी आपने ये माइनस करना है। सवाल में ये भी लिखा हो कि रिपेयर कराई ही नहीं, फिर भी आपने ये माइनस करना है, फिर भी आपने ये एक बेनिफिट है जो कि लॉ में टैक्स पेयर को अवेलेबल है। हाँ, आप कह सकते हो टैक्स पेयर को कई दफा नुकसान भी हो जाता है इस रूल की वजह से, क्योंकि वो खर्चा रिपेयर का कराते हैं 3 लाख, लेकिन माइनस सिर्फ 2,40,000 करने देते हैं। तो इसमें ना एक्चुअल से कंपेयर नहीं करना कभी, इसमें एक्चुअल रिपेयर से कभी कंपेयर नहीं करना, बस एक रूल है फिक्स। कितनी है इनकम अबे तेरी? ये मेरी इनकम 12 लाख है, पकड़ो भाई पकड़ो इसको 12 लाख, जरा 1/5, ये तेरी रिपेयर है, बस खत्म बात। तो ये रिपेयर के बारे में रूल है मेरे भाई, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन। एक्चुअल रिपेयर अब जो मर्जी हो, एक्चुअल रिपेयर जो मर्जी हो। यार लेकिन ये खर्चे वगैरह सब कब माइनस करेंगे, ये प्लीज बात याद रखना, कल तो हमने नहीं किए थे। ये खर्चे वगैरह तब माइनस करेंगे जब टैक्स पेयर विलिंगली कहे कि मैं नॉर्मल रिजीम में जाना चाहता हूं। ये बात मेरी कल वाली याद रखो। ये एक ऑल्टरनेट मेथड है टैक्सेशन का, कल हमने जो पढ़ा था उसमें खर्चे माइनस नहीं किए थे, खर्चे माइनस भी कर सकते हैं। अच्छा, यार इसके अलावा जो बाकी खर्चे होंगे ना, घर की इंश्योरेंस वगैरह, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, वो आप एक्चुअल बिल अपना दिखाया करेंगे और वो माइनस करने की इजाजत मिल जाएंगे, उसमें फिर ये 1/5 वाला चक्कर चुक्कर कोई नहीं है। तो रिपेयर एक बड़ी अजीब सी चीज है, इसलिए इसका नाम रिपेयर अलाउंस हमने रख दिया है, एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंस नहीं। पढ़ो जरा, ये लाइन समझ आ रही है? फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड अनदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इफी चलाओ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की रिपेयर की मद में, एन अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, रेंट चार्जेबल टू टैक्स यानी जिसको आपने इनकम में लेके जाना है, वो जो ग्रॉस रिसीट थी हमारी, 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। यार इसमें ये लिख लो, सवाल में रिपेयर ना भी गिवन हो तो भी हमने 1/5 ऑफ चार्जेबल माइनस करनी है। सवाल में रिपेयर ना भी गिवन हो तो भी हमने 1/5 लगा के माइनस करनी है। असल में ना अलाउंस का मतलब ही ये है, करें या ना करें हम आपको अलाउ करते हैं ये माइनस करना। एक्चुअल रिपेयर गिवन सवाल में हमेशा इग्नोर करनी है, याद रखना, एक्चुअल रिपेयर्स गिवन सवाल में इग्नोर करनी है। अच्छा जी, पॉइंट बी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग। तो
इंश्योरेंस प्रीमियम देखो मिसाल के तौर पे, अब नोट करने की जरूरत नहीं है, इसका सवाल कर लेते हैं यार। एक इंश्योरेंस 10,000 रुपए की आपने पे की, उसका बिल आए और माइनस कर ले, तो बिल्कुल इंट्रो की क्लास की तरह से ट्रायल के अंदर फिगर अवेलेबल होती थी। इंश्योरेंस आपने बिल्डिंग की करवाई। नेक्स्ट, लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज और लोकल सेस। लोकल का क्या मतलब है कि आप अपने सूबे की गवर्नमेंट को दे रहे हैं, आप जाके प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, यार इसकी मिसाल ना प्रॉपर्टी टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स नहीं। इनकम टैक्स तो वो होता है ना जो हम सवालों में खुद निकालते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है जिन लोगों की जमीन जरा महंगे इलाकों में होती है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर ना हुकूमत ने टैक्स लगाया हुआ है। तो जिस किसी की जमीन महंगे इलाके में होगी उसकी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा। ज्यादा मरले होंगे तो ज्यादा टैक्स लग जाएगा, कम मरले होंगे तो कम टैक्स लग जाएगा। कुछ इस तरह की कहानी है। लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, लोकल सेस। सेस भी टैक्स का ही दूसरा नाम है। मोहतरम क्लास अटेंटिवली लिया करें, तो फिर उम्मीद है जो बात मैंने आपको बताई है आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं आएगी। जो बात जिस हद तक बताई जाए वो उसी हद तक आपके स्कोप में होगी, उससे ज्यादा अगर बतानी मकसूद होगी तो मैं खुद बताऊंगा क्लास के अंदर। इसलिए अब आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर सेस का हमें एग्जैक्ट मतलब बता दें। भाई डिक्शनरी में जाके भी देख लेना, सेस का मतलब टैक्स ही होता है। लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, लोकल सेस पेड ऑन प्रॉपर्टी और ऑन रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। कई दफा लोकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं ना वो प्रॉपर्टी के मरलों पे टैक्स लगाती हैं, कई दफा वो रेंट पे भी टैक्स लगा देती हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट रेंट पे टैक्स लगाए। वो जो टैक्स लगाती है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है और वो इनकम टैक्स है जिसके टेबल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे हैं जो इन चैप्टर्स के अंदर अवेलेबल है। तो आपने बस ये याद रखना है कि आपने लोकल टैक्स कोई भी दे दिया ना, चाहे प्रॉपर्टी पर दिया, प्रॉपर्टी के मरलों पर, या प्रॉपर्टी के रेंट पे आपने लोकल टैक्स दिया, to any local authority or local government in the year excluding income tax because it is paid to federal government। देख लें, इनकम टैक्स तो फेडरल गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो डिडक्शन नहीं है, वो तो आपने टैक्स खुद कैलकुलेट करना है। इसकी मिसाल जो पेपर में टेस्ट करता है ना वो प्रॉपर्टी टैक्स है, बस ये लिख लें। ओके, ग्राउंड रेंट पेड फॉर द प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब होगा? ग्राउंड रेंट पेड फॉर द प्रॉपर्टी, हाँ ये जरा लिखें, एक एग्जांपल से लिखें। वसीम अकरम वसीम अकरम decided to rent out some shops। वसीम अकरम ने सोचा कुछ दुकानें मैं किराए पे दे दूं, decided to rent out some shops। So he approached Sir Asif, वो जो ऑडिट पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, लॉ पढ़ाते हैं। He approached to Sir Asif, वो सर आसिफ के पास गया। सर आसिफ हैज हिज ओन लैंड इन गुलबर्ग, कर ले, इन डिफेंस कर लें, सर आसिफ हैज हिज ओन लैंड इन गुलबर्ग, डिफेंस कर लो, चलो जो मर्जी लिख लो। सर आसिफ हैज हिज ओन लैंड इन डिफेंस, असल में सारे जगहों पे लेक्चर चल रहे हैं तो ऐसा लफ्ज बोलें जो सारे शहरों को समझ आए। तो सर आसिफ क्या लिखवाया? सर आसिफ, हाँ सर आसिफ हैज हिज ओन लैंड इन डिफेंस। सर आसिफ allowed Wasim Akram to construct building
on his land to construct buildings / shops. Sarasif allowed Wasim Akram to construct buildings / shops on his land. Wasim Akram constructed shops. Wasim Akram constructed shops and gave them on rent. Wasim Akram constructed shops and gave them on rent. Now Wasim Akram is earning income from property. Now Wasim Akram is earning income from property. For earning this income, he will have to pay. For earning this income, he will have to pay ground rent to Sarasif. ग्राउंड तो वसीम अकरम का नहीं है ना. He will have to pay ground rent to Sarasif. This ground rent is a deduction. सरासिफ के लिए इनकम है, लेकिन मैं वसीम अकरम की बात कर रहा हूं. This ground rent is a deduction allowed to Wasim Akram. This ground rent is a deduction allowed to Wasim Akram. जी, मैं आपको 15-20 सेकंड लगाएं, इसको पढ़ें जरा. इसकी तस्वीर मुझे भेज देना. अच्छा जी, आई होप बात समझ आ गई होगी. इससे ज्यादा क्या तफसील अब लिखवाई जाए. असल में वसीम अकरम का इरादा था कि मैं कुछ दुकानें किराए पे दूं, तो वसीम अकरम ने लैंड वगैरह खरीदने की कोशिश की, लेकिन उसे लैंड कहीं नहीं मिली. तो उसने सरासे से कहा, यार आपकी लैंड है गुलबर्ग में, खाली पड़ी है. सरासे ने कहा, हाँ ठीक है, तुमने कुछ भी इस पे करना है करो. तो उसने कहा, सर प्लीज मुझे इजाजत दे दें, मैं इस पे बिल्डिंग्स बना के ना किराए पे दे दूंगा. सरासे ने कहा, ठीक है यार, वो जमीन का किराया मुझे देते रहना. तो जमीन का किराया ये दे दिया करेगा सरासिफ को. सरासिफ के लिए ये ग्राउंड रेंट क्या है, इसको हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि सरासिफ को तो ग्राउंड रेंट मिल रहा है. तो इसको जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दो. सरासिफ के लिए ये ग्राउंड रेंट क्या है. फिलहाल इस सारी डिस्कशन के टॉप पे हेडिंग दे दो वसीम अकरम बुक्स, यानी वसीम अकरम के जूते पहन के हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो वसीम अकरम बुक्स यानी वसीम अकरम की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में या टैक्स रिकॉर्ड्स में इसको कैसे ट्रीट करेंगे. तो वसीम अकरम की बुक्स में बताओ क्या ट्रीट करेंगे. एक तरफ दुकानदारों से किराया आ रहा होगा और दूसरी तरफ वसीम अकरम जो है वो पे कर रहा होगा ग्राउंड रेंट सरासिफ को. यही मिसाल समझ लो, यही मिसाल समझ लो. देखो इधर हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं अभी तक हमने पढ़े हैं. ए, बी, सी और डी. ए, बी कौन सा था, इंश्योरेंस वाला. सी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, और डी ग्राउंड रेंट. तो फर्ज करो वसीम अकरम को दुकानों से किराया आया 12 लाख. वसीम अकरम ने दुकानों की रिपेयर कराई 3 लाख. लॉ में कहने का चुप, बस तुझे 2,40,000 रिपेयर अलाउंस माइनस करने देंगे. इसके अलावा तूने इंश्योरेंस करवाई हुई है सुना दुकानों की, वो तुझे 10,000 माइनस करने देते हैं. इसके अलावा तूने प्रॉपर्टी बड़े जबरदस्त लोकेशन पे ली है, 5,000 उसका जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स बनता है. इसके अलावा जो है वो सरासिफ को सुने तू 15,000 रुपए ग्राउंड का रेंट दे रहा है, तो वो भी तुझे माइनस करने की इजाजत है. ये नोट करने की जरूरत नहीं, इस कॉन्सेप्ट अभी लेने. तो ये ग्राउंड रेंट भी ना एक्चुअल माइनस करने की इजाजत होगी. अब सारी चीजें एक्चुअल हैं.
वो एक अजीब सी चीज थी रिपेयर, जो शुरू में ही डिस्कस हो गई थी। अब सारी चीजें एक्चुअल हैं। असल में होता क्या है, आप कभी भी खर्चा माइनस करते हैं ना, तो खर्चा माइनस करने से प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट कम होने से टैक्स हुकूमत के पास कम जाता है। तो याद रखना, खर्चों का सेक्शन हर चैप्टर में हमें मिलेगा। खर्चों के बारे में खास सेक्शन होता है ताकि पता चले कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है। तो ये खर्चे सारे माशाल्लाह वसीम अकरम भाई माइनस करेंगे, कोई मसला नहीं इसमें, ये माइनस करेंगे। लेकिन इनके बिल होने, रिपेयर का बिल जरूरी नहीं है, रसीद संभाल के रखें कि इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद संभाल के रखें, सर आसिफ के बैंक अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर किए हैं बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करा दे कि इतना ग्राउंड रेंट मैंने दिया है, तो खर्चे साबित करते रहे और लॉ मेकर कहेगा अलाउड अलाउड अलाउड, और वसीम अकरम खुश होगा। 12 लाख में से ये खर्चे जब माइनस होते रहेंगे तो वसीम अकरम खुश होगा, एंड पे प्रॉफिट कम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अच्छा यार फर्ज करो कि वसीम अकरम जो है उसके पास दुकानें कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने पैसे इकट्ठे कैसे किए, उसने उधार पकड़ लिया किसी से, और उस बंदे ने कहा वसीम अकरम मैं तुझे लोन दे देता हूं, इस पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो अब जाहिरी बात है ये जो इंटरेस्ट वसीम अकरम पे कर रहा है ये भी इसी इनकम को कमाने के लिए कर रहा है, तो ये इंटरेस्ट भी माइनस करने की इजाजत होगी। अब ना ये जो पॉइंट ई और एफ और जी है, इस सबको आप सर्कल लगा के, ये है इंटरेस्ट ही, लेकिन उसने घुमा फिरा के चला फिरा के पता नहीं क्या 3 अलग अलग लाइनें बना दी। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आती ये लॉ मेकर ने क्यों इस चक्कर में डाला। कोई एक ब्रॉड सी हेडिंग लिख देता, उसमें सारी चीजें कवर करा देता, लेकिन वो बड़ी डिटेल में चला गया और उसने बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो माइनस करने की इजाजत है। वसीम अकरम के जूते पहनो, ये लोन किससे लिया होगा इसने, या किसी बैंक से लिया होगा या किसी दोस्त से लिया होगा और फिर उसको इंटरेस्ट पे करा होगा। तो वसीम अकरम कहेगा ये दुकानें मैंने कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने किसी से पैसे उधार लिए, उधार लेके उसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, ये इंटरेस्ट भी माइनस करने की इजाजत है। एनी प्रॉफिट पेड, प्रॉफिट का मतलब लिखो इंटरेस्ट, पॉइंट ई। ये इस तरह शौक शौक से पढ़ो, प्रोविजंस के साथ साथ याद होती रहे। एनी रिपेयर्स 1/5 ऑफ रिपेयर इज अलाउड। कल तो वैसे ही हमने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी, तो थ्योरी आज ही आपको थोड़ी याद करने के लिए दूंगा। एनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू इंश्योर द बिल्डिंग, एनी टैक्सेस पेड, एनी ग्राउंड रेंट पेड। लेकिन आगे ना शराइत भी लिखी होती है, इसलिए याद आपको पेपर के लिए पूरा ही करना पड़ेगा। एनी करके साथ साथ लिखते रहें प्लीज। एनी प्रॉफिट पेड ऑन मनी बोरोड, मनी बोरोड ऊपर लिख लें बाय वसीम अकरम। ग्राउंड रेंट में भी ना आगे लिख लो, ग्राउंड रेंट पेड फॉर द प्रॉपर्टी बाय वसीम अकरम टू सर आसिफ, बाय वसीम अकरम टू सर आसिफ। अच्छा जी, एनी इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड, इधर लिखो मनी बोरोड के आगे बाय वसीम अकरम, बाय वसीम अकरम। अबे तूने क्यों उधार लिया, टू एक्वायर, टू कंस्ट्रक्ट, कभी ऐसा होता है बनी बनाई दुकानें खरीद लेते हैं, टू एक्वायर, टू कंस्ट्रक्ट, टू रेनोवेट और एक्सटेंड और रिकंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी। कोई भी किसी भी वजह से आपने बस लोन लिया। नेक्स्ट, अच्छा यार ये जो पॉइंट ई वाला लोन है ना, ये आप जिस मर्जी से ले लो, दोस्त से ले लो, रिश्तेदार से ले लो, जिस मर्जी से ले लो। जो पॉइंट एफ वाला लोन है ना, वो आप लोगे, एक इदारे का नाम है पाकिस्तान में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये देता ही घर बनाने के लिए लोन है, इससे आप लोन लेते हैं, घर बनाते हैं, घर आगे किसी को किराए पे दे देते हैं। और आ शेड्यूल्ड बैंक, तो पॉइंट ई में लिखें बैंक के अलावा किसी से लोन लिया है, रजिस्टर पे लिख लें अगर बुक नहीं है। पॉइंट ई में लिखें बैंक के अलावा किसी से लोन लिया है, जैसे दोस्त से, रिश्तेदार से। और पॉइंट एफ में लिखें बैंक से
या HBFC से लोन लिया है। HBFC है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बैंक से या HBFC से लोन लिया। If the property is acquired, constructed, renovated, extended, reconstructed with the capital contributed by, capital से मुराद यार लोन होता है, ये असल में वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है इसलिए वो कह रहे हैं ये उधार नहीं है, तो ऐसे ही अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ये उधार नहीं है ये कैपिटल है। असल में कैपिटल नहीं होता, ये लोन ही होता है, लेकिन पेपर में आपने कैपिटल का लफ्ज़ से लिखेंगे। इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड, प्रॉपर्टी से मुराद वही जो प्रॉपर्टी आपने आगे किराए पे दी हुई है, आप दुकानें भी किराए पे दे सकते हैं, घर भी किराए पे दे सकते हैं। इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड रेनोवेटेड एक्सटेंडेड और रिकंस्ट्रक्टेड विद द लोन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय HBFC और शेड्यूल्ड बैंक, द शेयर इन रेंट एंड शेयर टुवर्ड्स द एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपको क्या माइनस करने की इजाजत है? एक जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, देखना मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जरा फोकस करना। मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, असल में मैंने ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, इस सारे का मतलब इंटरेस्ट है, इस सारे का मतलब इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट का नाम उसने बदलने की कोशिश की कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इंटरेस्ट का लफ्ज नहीं लिखना मैंने इधर। ऊपर भी उसने पॉइंट ई में इंटरेस्ट का लफ्ज नहीं लिखा, ऊपर भी उसने प्रॉफिट का लफ्ज लिख दिया, इधर भी उसने इंटरेस्ट का लफ्ज नहीं लिखा। अच्छा ऊपर से मिला के पढ़ो, फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नीचे आओ, इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड विद लोन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय HBFC, देखो देखो देखो, द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है। आखिरी दफा मैं कह रहा हूं लेकिन व्हाइट बोर्ड पे नजर रखो, फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड। क्या? if property is acquired with loan, the interest shall be allowed। मजा आया? दोबारा पढ़ते हैं, मजा आएगा। if property is acquired with loan, the इंटरेस्ट शैल बी अलाउड, तो इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है। अच्छा अब इस पे थोड़ी सी बहस करते हैं कि यार इसने इंटरेस्ट को हलाल करने की कोशिश पता नहीं क्यों की। इसने ये क्या लिखा है, शेयर इन रेंट एंड शेयर टुवर्ड्स द एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। असल में फर्ज करो वसीम अकरम ने वो वाला अरेंजमेंट एक अलग किया हुआ है, एक दूसरा अरेंजमेंट भी किया हुआ है। वसीम अकरम ने सोचा यार एक तो मेरी जमीन अपनी पड़ी हुई है कराची के इलाके में, तो कराची के इलाके में कोरंगी में मेरी एक अपनी जमीन पड़ी हुई है, तो वसीम अकरम ने सोचा यार इधर तो मैं खुद ही घर बना के ना किराए पे दे देता हूँ। तो बड़ा सा उसने जो है वो 5 कनाल का बंगला बनाया और किसी सियासतदान को किराए पे दे दिया। तो वो जो 5 कनाल का उसने बंगला बनाया उसमें उसने 10 करोड़ अपनी तरफ से डाला था घर बनाने के लिए, 10 करोड़ बैंक से लिया था, तो 20 करोड़ में उसने बंगला तैयार करके किसी सियासतदान को आगे किराए पे दे दिया कि इससे मुझे किराया आता रहेगा बस। तो वो जो 10 करोड़ वसीम ने अपनी तरफ से डाला, 10 करोड़ वसीम अकरम ने जो है वो बैंक से उधार लिया। तो अब लॉ मेकर क्या कह रहे हैं कि बैंक को जो है ना आपने साल के आखिर में देना होता है इंटरेस्ट। जब तक आप बैंक को उधार वापस नहीं करेंगे ना तो वसीम अकरम आपने बैंक को देते रहने इंटरेस्ट। लेकिन कहते हैं ये इंटरेस्ट नहीं है, ये तो पाकिस्तान है, आप बैंक को इंटरेस्ट नहीं दे रहे, आपने जो सियासतदान को घर दिया है ना उस घर का जो किराया आपको मिल रहा है उस किराए का, ऐसे इंटरेस्ट को हलाल करने की कोशिश कर रहा है, उस किराए का शेयर दे रहे हो बैंक को। तोबा तोबा करो, आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे। या वो जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ रही हैं कराची में, शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी,
या जो कराची में प्रॉपर्टी की कीमतें आजकल बढ़ रही हैं उसका कुछ हिस्सा बैंक को दे रहे हो। लेकिन हकीकत में आपको पता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर वसीम अकरम ये घर बना भी लेना और साल किराए पे ना भी चढ़े तो साल के एंड पे बैंक वाले आ जाते हैं, हमें इंटरेस्ट दो। तो किताबी बातें ये लिखी हुई हैं, हकीकत में इंटरेस्ट उसे देना पड़ता है। इंटरेस्ट हर सूरत, और याद रखना ये इंटरेस्ट भी लोन के प्रिंसिपल पे रेट लगता है। ऐसा नहीं होता कि वसीम अकरम उन बैंक को जाके कहे यार मेरा घर कम किराए पे चढ़ा है तो जरा शेयर इन किराया थोड़ा कम ले लो मेरे से। बैंक कहेगा नहीं, मैंने जितना लोन दिया बस पे जो रेट तय हुआ था उसी पे इंटरेस्ट तुमसे लूंगा। लेकिन उसने अजीब से तरीके से बात लिखी है, अब दोबारा पढ़ लेते हैं। तो असूली तौर पे वसीम अकरम बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन लॉ मेकर कह रहा है नहीं, वो इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा। असल में उसने आगे जो घर किसी को किराए पे दे दिया है उस किराए का हिस्सा पे कर रहा है बैंक को, या अगर ये बात कहते समझ नहीं आ रही तो थोड़ा बहुत जो वैल्यू बढ़ रही है प्रॉपर्टी की, उसकी एप्रिसिएशन जो कीमत बढ़ रही है उसका कुछ शेयर दे रहा है बैंक को। तोबा तोबा करो, इंटरेस्ट नहीं दे रहा। तो पेपर में जो मैंने स्काई ब्लू की है मजबूरन आपको वही लाइन लिख के आनी पड़ेगी। नेक्स्ट कुछ भी नहीं, नेक्स्ट भी बैंक से ही लोन होता है, लेकिन उसमें ना बैंक को कोई आपकी चीज वगैरह मोर्टगेज कर लेता है। मिसाल के तौर पे वसीम अकरम ने कहा बैंक को मुझे लोन दो, बैंक ने कहा यार ये तेरा घर लाहौर में है और तेरा जो यूरोप के अंदर घर है, उन दोनों के ना डॉक्यूमेंट्स मुझे जमा करवा दे सिक्योरिटी के तौर पे, वो मेरे नाम रखवा दे, या तेरे घर में जो जेवर पड़ा हुआ है सारा वो हमें मोर्टगेज करवा दो, सिक्योरिटी के तौर पे रखवा दो, फिर लोन ले लो। तो यहां बस ये कवर कर रहा है इंटरेस्ट ही। अच्छा ऊपर से मिला के पढ़ें, इधर देखो, जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना। द इंटरेस्ट पेड शैल बी अलाउड। अच्छा इधर से पढ़ लो, जैसे देखो ना इधर ये था ग्राउंड रेंट पेड बाय वसीम अकरम टू सरासिफ शैल बी अलाउड। सिमिलरली वेयर द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज्ड और कैपिटल चार्ज होता है यही मोर्टगेज करना, सिक्योरिटी वगैरह रखवाना, गिरवी रखवाना कहते हैं इसको मेरे ख्याल से। वेयर द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज्ड तो द इंटरेस्ट पेड शैल बी अलाउड। तो एज सच पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी, बस एज अ थ्योरी का सवाल आपको याद होना चाहिए। अच्छा जी इधर आ जाओ अब यार, जहां हम चल रहे थे, ई एफ जी, इंटरेस्ट आपको माइनस करने की इजाजत है, लेकिन इसमें भी आप इंटरेस्ट का एक्चुअल बिल दिखा देंगे तो वसीम अकरम बता देगा यार 12 लाख मैंने कमाया है, उसके लिए मैंने इतना इंटरेस्ट पे किया है। ई वाला इंटरेस्ट मैंने दोस्त यार को पे किया है, एफ वाला मैंने इंटरेस्ट बैंक को पे किया है, और जी वाला इंटरेस्ट मैंने किसी ऐसे बैंक को पे किया है जिसने मेरे नाम पे नहीं चला था, वो उसने कहा तेरा वसीम अकरम नाम है छोड़ पड़े, मुझे कोई चीज रखवा जिसके बदले मैं तुझे लोन दूं। अच्छा अब थोड़ी सी आपके जहन में ना पिक्चर बन रही है। पिक्चर क्या बन रही है कि इंट्रो की क्लास में बिजनेस इनकम कमा रहे होते थे हम तो खर्चे अलाउड होते थे। इंट्रो की क्लास में सर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल, रेंट, रिपेयर, सैलरी, स्टेशनरी माइनस करवाते थे, और कैफ 6 की क्लास में सर रेंटल इनकम में से रिपेयर, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ग्राउंड रेंट और इंटरेस्ट माइनस करवा रहे हैं। बिल्कुल एक P&L सा बन रहा है आपके सामने। अच्छा यहां पे लॉ मेकर ने आके फिर पॉइंट H के अंदर एक और अजीब सी बात की। अभी तक अजीब सी बात कहां की थी? पॉइंट ए में। अभी तक अजीब सी बात पॉइंट ए में की थी, अब आके लॉ मेकर ने पॉइंट एच में अजीब सी बात कर दी। क्या बात की जरा इधर देखना, कलेक्शन चार्जेस अप टू लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। कलेक्शन चार्जेस माइनस करने की इजाजत है लोअर ऑफ एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। सर इसका क्या मतलब है? सबर कर जो यार, बता देता हूं, कोई मसला नहीं। आप अभी ना यहां पे रुक जाते हैं, हम सवाल करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं ताकि ये सारे ना न्यूमेरिकली हमारे सामने आ जाए। तो चलें जी सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं।
कल वाला सवाल खोलें। पेज 212 पे। अच्छा भाई, अब इसमें ना मैं एक लाइन आपको डलवाने लगा हूं। ये हमने समझने के लिए कह दिया था, यकम 10/2011 है और ये 2012 है और रिक्वायरमेंट में भी 2012। अच्छा, रिक्वायरमेंट में एक चीज डालते हैं, क्वेश्चन 7A। क्वेश्चन 7 था ना ये, क्वेश्चन 7A। एज्यूम सुहेल ओनर है घर का, सुहेल ऑप्ट्स फॉर नॉर्मल टैक्स regime इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एज्यूम करो सुहेल ने कहा है यार मुझे नॉर्मल टैक्स रिजीम में डलवाओ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। वो जो बातें होती है ना, खर्चे खुर्चे माइनस रिपेयर अलाउंस इंश्योरेंस, वो वाले उस चक्रों में डालो यार मुझे, वो बड़ा मजे की न्यूमेरिकल बनेगा। कहते हैं मेरा दिल चाह रहा है कि मुझे जरा नॉर्मल रिजीम में गिरा दो तो कितना ही मजा आए। अच्छा, अब जब सवाल कभी साइलेंट हुआ करेगा ना तो हम प्रॉपर्टी में खर्चे माइनस नहीं किया करेंगे। ये मैं भी आपको बताऊंगा कब नॉर्मल रिजीम से करना है और कब सेपरेट ब्लॉक करना है। अभी फिलहाल कल हमने प्रॉपर्टी में खर्चे माइनस नहीं किए थे। आज मैं जो व्हाइट बोर्ड पे न्यूमेरिकल कराने लगा हूं उसमें हम प्रॉपर्टी में खर्चे माइनस करेंगे, सेक्शन 15A लगा के। ठीक है जी, बताओ जी रजिस्टर पे कौन सा लिखे आंसर? आंसर 7A। आंसर 7A, क्योंकि हमने क्वेश्चन बना लिया ना नया। आंसर 7A। इधर क्या वर्किंग करवाई थी? वर्किंग 1। टोटल कितना था? 12 लाख। 12 लाख के कितने हिस्से? 12 लाख के 9 निवेश किया था। 12 लाख ये टोटल था। इधर क्या लिखा था मैंने? इसको 9 में कन्वर्ट कर। इधर लिखा क्या था मैंने? टैक्स ईयर 2012। टैक्स ईयर 2012। आगे क्या लिखा था? नीचे उसके लिखा था 9 महीने। 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स है जी। क्या लिखा था फिर? 12 लाख 9/12। क्या जवाब आया था? 9 लाख। आगे क्या किया था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को अलग अलग कर लिया था। 9 लाख के 2 हिस्से किए थे। इधर क्या लिखा था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इधर लिखा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 15,000 जरब 9 कितना? 135,000 और इधर क्या लिखा था? बैलेंसिंग 765,000। तो ये कल वाली वर्किंग वन तो उसी तरह करनी पड़ेगी हमें। ग्रॉस रिसीट को अलग अलग कर दिया। अब वर्किंग 2 क्या दी थी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और वर्किंग 3 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलो यहां तक नोट करो, फिर न्यूमेरिकल का फेस बनाते हैं। यार ये उससे कहा करो पुराने वाले मार्कर ले जाया करे, ये मिक्स हो जाते हैं। कर ले यार, दोबारा नोट कर लें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ग्रॉस रिसीट, जी 765,000। कितना? 135,000। जी भाई, बस का कंडक्टर खड़े होके बस स्टॉप पे क्या कह रहा होता है? बोलो, आजो भी, आजो 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 भाई, को खर्चे मांगे, आजो 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 आजो। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का 7,65,000 आज आवाजें मारेगा, आजो भी आजो, को खर्चे, आजो भी आजो, को खर्चे।
तो ये खड़ा होकर यहाँ आवाजें मारेगा, मैं आज वेलकम कर रहा हूं, कहता है खर्चों को, कोई मसला नहीं, खर्चे तो जिगर है हमारा, दिल है, जान है खर्चे हमारी, तो खर्चों के बगैर तो कारोबार नहीं चलते। हाँ जी भाई पढ़ते हैं जी। यार वो भाई कोई 9/12 के चक्कर में ना पड़ जाना खुदा के लिए। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय सोहेल ड्यूरिंग 2012, ये ऑलरेडी 9 महीने के हैं खर्चे, इन चक्करों में ना पड़ जाना, ये साल के खर्चे हैं। तो खर्चों को पकड़ते हैं जी। रिपेयर 35,000 कराओ जी माइनस, लेस रिपेयर, उधर कौन सा पॉइंट था रिपेयर का? ए पॉइंट था। पॉइंट अपने समझने के लिए लिखना है मैंने, लेकिन आपने पेपर में नहीं लिख के आना। पॉइंट ए सेक्शन उसका रिपेयर कितनी है? 35,000 नहीं करनी ना ना ना। अच्छा गुड, 35,000 हम माइनस नहीं कर सकते मेरे भाई। रिपेयर मैंने कहा था सवाल में गिवन हो, एक्चुअल रिपेयर आपने इग्नोर करनी है। अच्छा अगर रिपेयर के आगे यहां 0 लिखा होता फिर भी 1/5 करना है, या 1/5 हमेशा लगाना है। ये एक बेनिफिट है रिपेयर अलाउंस जो लॉ मेकर ने उसको पक्का पक्का दे दिया। प्लीज इसको इग्नोर करें 35,000 को। और रिपेयर अलाउंस जी 765,000 डिवाइडेड बाय 5, चलो इंटू 1/5 कर लो। 153,000। जैसे अकाउंटिंग की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाते थे तो सेल में से खर्चे माइनस होते थे। चलें जी आगे, लाइट ऑफ करना यार। प्रॉपर्टी टैक्स, ये उधर कौन से पॉइंट में पड़ा था? पॉइंट सी, लोकल रेट लोकल टैक्स, पॉइंट सी में पड़ा था। कितना है? 20,000 प्रॉपर्टी टैक्स। ये नंबर आपने लिखने नहीं है पेपर में, ए और सी। 20,000। चलें जी आगे चलें। इंश्योरेंस प्रीमियम ढूंढे, कौन सा पॉइंट है? इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम बी पॉइंट। कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम? 10,000 बी पॉइंट। सवाल की तरतीब से लिखना है, कोई एबीसी नहीं देखना मैच हो, सवाल की तरतीब से बस लिखते रहे। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 10,000। आगे चलें जी। रेंट कलेक्शन चार्जेस 3,000 रुपए। ट्राई करो पॉइंट एच पढ़ के खुद करने की, एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल। ट्राई करो, खुद ही सॉल्व करो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल है रेंट कलेक्शन चार्जेस में। रजिस्टर पे सॉल्व कर लो और इनकम हम प्रॉपर्टी में जो निकाल दो अब कितनी आ गई। ट्राई करें पॉइंट एच खुद सॉल्व करने की। सिर्फ इतना सा पढ़ें, लोअर ऑफ एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। चार्जेबल से मुराद वो जो ग्रॉस रिसीट ऊपर पड़ी हुई है। ओके, पॉइंट नंबर 8। अच्छा यार ये ना रिपेयर अलाउंस से बिल्कुल डिफरेंट चीज है। रिपेयर अलाउंस में ना एक्चुअल रिपेयर को इग्नोर ही कर देना है। अच्छा इधर रेट है 4%, ये 20% है, ऐसे ही समझने के लिए बात कर रहा हूं। 1/5 20% होता है, ऐसे ही समझने के लिए बात कर रहा हूं। तो घुमा फिर आगे लाओ में करने, इधर 4% लिखा हुआ है, उधर 20% लिखा है। लेकिन याद रखना रिपेयर अलाउंस एक्चुअल इग्नोर करना है और 1/5 माइनस करना है। बट रेंट कलेक्शन चार्जेस का मतलब होता है वो जो आपने बंदा रखा हुआ है मुंचो वाला, कमरों में जाके रेंट रिकवर करता है, उसको जो आप तनख्वाह दे रहे हैं वो उसकी एक्चुअल तनख्वाह और 4% ऑफ दिस अमाउंट, इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा और लोअर माइनस करने की जाता है। तो ये बड़ा अजीब सा जो है वो एक कॉन्सेप्ट है यहां, रेंट कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ। अच्छा जी, एक्चुअल कितने हैं? 3,000। थोड़ा सा इसको इनर कॉलम में लिखेंगे यानी बाहर नजर ना आए, या 4% ऑफ 765,000 30600। ओ बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, तो एक 3,000 है एक 30,000 है, तो बहरहाल लोअर 3,000 है बस, तो 3,000 आपको माइनस करने की इजाजत।
ये बड़ा मजे का पॉइंट था रेंट कलेक्शन चार्जेस वाला। अब इसको मैं ब्लू मार्कर से क्लोज कर रहा हूं। मुझे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बता दो कितनी है। 579000 579000। यार अदर सोर्स में तो कल भी खर्चे माइनस करने की जाती है, आज भी। अदर सोर्स में हमेशा खर्चे माइनस करने की जाता है। प्रॉपर्टी में दो ऑप्शंस अवेलेबल है, अदर सोर्स में तो हमेशा खर्चे माइनस करने की जाता है। अदर सोर्स का पकड़ो कितना खर्चा है। मिस्टर सोहेल ऑल्सो पेड सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ। सोहेल ने 4000 की सैलरी दी है पर मंथ। लेस सेल गार्ड की 4000 जरब 2 गार्ड थे, जरब 9 मंथ्स थे जी। कितना था कल? ये फिगर गलत आई थी पहले। 72,000 इधर आया था और इधर 63,000। इसको ब्लू मार्कर से, ताकि ये जरा टोटल फेस पे लेके जाना है सवाल के, तो मैं अपने समझने के लिए ब्लू मार्कर से लेता हूँ। 63,000। चलें जी, अब यहां तक नोट कर लें। ओके, इसको कहते हैं डिडक्शंस। हमने क्लेम कर लिए हैं, मांग लिए हैं टैक्स वालों से, वो अलाउ भी कर देंगे। न्यूमेरिकल का फेस मिस्टर सोहेल इस तरह पेपर में शुरू करना है। इनकम और उसके ऊपर टैक्स एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2012 या X2, जैसे कि असल क्वेश्चन में था। लेकिन आपने इनकम फ्रॉम सैलरी की एब्रीविएशन यूज नहीं करनी, आपने इनकम फ्रॉम सैलरी पूरा लिखना है जी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 63,000 और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 579,000 जी। भाई टोटल इनकम बोले 642,000। ये कैलकुलेशन सही है? जो चेक कर लिए? यस सर, कैलकुलेशन सही है, इसमें कोई मसला नहीं। टोटल इनकम इज 642,000 लेस ज़कात, ताकि जहन में रहे डिडक्टेबल अलाउंसेस भी होते हैं, कोई है नहीं। आज वो प्रॉपर्टी को हमने दोबारा माइनस क्यों नहीं किया? आज प्रॉपर्टी इनकम को दोबारा माइनस क्यों नहीं किया? हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम आज नॉर्मल टैक्स रेजिम में गिरनी है और इसके फिर रेट भी टेबल 1 और 1A वाले लगेंगे। अब एक काम जो आपने पेपर में कैलकुलेटर पे करना है वो देख लेते हैं। इसका लेंगे 75%। क्या आया? 481,500। सैलरी इससे कम है, जीरो है, जाहिर बात है कम ही आनी थी, तो इसलिए टेबल 1 लगेगा। टेबल 1 लगेगा। टैक्स निकलवाएं जी, नॉर्मल टैक्स रिजीम। पेज कौन सा किताब का? 30 जी। 6,42,000 जी। बोले नहीं, कैलकुलेशन प्लस 10% of 42,000 जी। total 14200 14200। और इसमें कोई लंबा चौड़ा आज न्यूमेरिकल बना नहीं, कल तो काफी लंबा बन गया था, यहां तक गया था, क्योंकि कल वो सेपरेट वाला चक्कर था।
अच्छा, एक चीज शायद शायद यहां तक नोट कर लें, फिर अगली बात मैं करता हूं। एक चीज शायद किसी ने नोट की हो और उसने सोचा भी होगा, और सोचना सही भी बनता है। कल जरा जाओ, कल वाला टेक्स्ट कितना बन रहा था? बिल्कुल एंड पे मैंने भी मोबाइल में खोल लिया कल वाला सोल्यूशन। 0 जो पेएबल टू गवर्नमेंट था पूरा 36,500। कल उसने खर्चे माइनस नहीं किए थे तो उसका टैक्स बन रहा था 36,500, लेकिन आज उसने खर्चे माइनस किए हैं और उसका टैक्स बन रहा है 14,200। सोहेल तो खुश हो जाएगा इस कैलकुलेशन से कि यार ये कैलकुलेशन जबरदस्त है, यहां तो खर्चे भी माइनस करने की इजाजत होती है। लेकिन भाई ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कल हमने खर्चे नहीं माइनस किए थे तो टैक्स उसका अच्छा खासा बन रहा था, आज हमने खर्चे माइनस कर दिए हैं तो टैक्स उसका कम बन रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। असल में ना पता क्या है, कई दफा उल्टा हो जाता है। देखो इधर कैसे अदर सोर्स को आप उधर से लाते हो, इधर से कोई बिजनेस वगैरह हैवी पड़ा होता है या कोई सैलरी बहुत हैवी पड़ी होती है, उस पे रेट कोई 25-30% का लग जाता है, 10% का नहीं लगता। तो इधर तो आपको पता है सारी इनकम जमा करके रेट लगता है, तो वो फिर टैक्स पेयर के लिए कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। तो इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कौन सा तरीका बेहतर है और किस तरीके में टैक्स पेयर को हमेशा फायदा हुआ करेगा। अब सवाल वहीं खड़ा है, पेपर में सर क्या करना है। दोनों तरीके समझ तो आ गए। तरीका नंबर 1 मैं रिपीट करा दूं। तरीका नंबर 1 ये था, इधर देखो, इस सारे को क्रॉस कर दें। तरीका नंबर 1 कल वाला, इस सारे को इग्नोर कर दें और 765 को ही इधर ले जाएं, लेकिन फिर उसे लेस करें और लेस करके वो टेबल खोलें जो प्रॉपर्टी के चैप्टर वाला है। ये तरीका कल था। आज क्या तरीका है, इसमें से खर्चे माइनस करें, खर्चे माइनस करके दोनों को नॉर्मल तरीके से इधर लाएं और दोनों का नाम नॉर्मल रखें और नॉर्मल टैक्स निकाल लें। आज आई एम वेरी लकी कि 2 पेज नहीं खोलने पड़े टैक्स निकालने के लिए। आज चैप्टर 4 में जो पेज 30 था सिर्फ वो खोलना पड़ा। अब पेपर में कल वाले तरीके से करना है या आज वाले तरीके से, ये आप अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लें। और ये जो मैं बात आपको लिखवाने लगा हूं ना, ये अगर आपने मेरे से पूछी व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि सर ये जरा बता दें पेपर में क्या करना है, तो इसका मैं जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। इसीलिए मैं तहरीरी तौर पर इस बात को लिखने लगा हूं हमेशा के लिए। और आप हजरात को ये मैं कभी आइंदा नहीं बताऊंगा। पेपर में हमेशा मत शर्माया करें मादरी जुबान लिखते हुए। पेपर में हमेशा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक लेना है, यानी बोले बोले यानी खर्चे माइनस नहीं करने। कल वाले तरीके पे चल रहे हैं। पेपर में हमेशा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक लेना है, यानी खर्चे माइनस नहीं करने। अगर सवाल कह दे कि
काफिए के, अगर सवाल कह दे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जाओ, तो खर्चे माइनस करेंगे, तो खर्चे माइनस करेंगे। ये मैं बात की तस्वीर भी खींच लूं, कोई भूला भटका बच्चा कभी गलती से ग्रुप में सवाल पूछ लेता है, तो शायद ये बात अगर मेरे पास रिकॉर्ड में रह जाए तो मैं उसे यही तस्वीर भेज दूंगा, या कोई बच्चा सवाल पूछे तो आप हजरात उसको ग्रुप में यही तस्वीर भेज दीजिएगा आगे। पेपर में हमेशा इनकम और प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक लेना है, यानी खर्चे माइनस नहीं करने। यार मुझे आप बता सकते हैं सारी बात के बाद कि डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है? डिफॉल्ट कैटेगरी लफ्ज समझ आ रहा है? वैसे तो लॉ का लफ्ज नहीं है, लेकिन एक इंग्लिश का लफ्ज है डिफॉल्ट कैटेगरी, यानी हमेशा आपने क्या करना है? हमेशा सेपरेट ब्लॉक करना है। अब बात सुन लो, इस पूरी किताब में, इनकम पूरी किताब में, चैप्टर में नहीं, पूरी किताब में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के कोई 25-30 न्यूमेरिकल हैं, उनमें से सिर्फ 3-4 न्यूमेरिकल्स में ये लिखा हुआ है कि ये वाला तरीका ऑप्ट करें, वरना आज के बाद हमेशा किताब में यही वाला तरीका चलेगा। कुछ बच्चों ने कहा था प्रैक्टिस के लिए ये सवाल डाल दें, तो इस तरह के 2-3 सवाल मैंने डाले हैं। तो अच्छा, अब ये पेपर में, अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, यार ये एक सवाल आया पेपर में कि मिसाल के तौर पे ये न्यूमेरिकल है, ये कोई न्यूमेरिकल है, ऐसे अपनी किताबें ना खोलो, इधर ही देखो, क्वेश्चन 6, कोई रेंट रिसीव हो रहा है किराएदारों से, कोई खर्चे वगैरह दिए हुए हैं, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बताओ जी क्या करोगे? बस खर्चे आप इग्नोर कर दोगे, सवाल में 10 खर्चे दिए हो, 12 खर्चे दिए हो, खर्चे इग्नोर कर देना, सेपरेट ब्लॉक के तौर पे सवाल सॉल्व कर देना। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, पेपर में ये सवाल आया जी, पास पेपर का क्वेश्चन 5, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बशीर एंड जमील, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्या करें? कल वाला तरीका ऑप्ट करें, कल वाला तरीका ऑप्ट करें, और क्या करें? सेपरेट ब्लॉक ट्रीट करें, बस। अच्छा यार, पेपर में ये वाला सवाल आया है, आप बताओ क्या करें? अल्लाह करे ये लाइनें आपको समझ आ जाए, पहले जरा फोकस करो, लाइन समझ आ रही है? कैलकुलेट हिज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर टैक्स ईयर 2008 इफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर सेपरेट ब्लॉक and if income from property is taxable under normal tax regime. Normal tax regime में फिर क्या होगा? By assuming that option to be taxed under normal has been exercised by Amiruddin. Assume करो कि ये ऑप्शन उसने एक्सरसाइज कर ली है। ये न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने करने नहीं है, मैं जब कभी होमवर्क में दूंगा तो ठीक है। तो एज्यूम करो उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली है। तो अब बताओ पॉइंट ए कैसे सॉल्व करना है? कल वाले तरीके से, प्रॉपर्टी में से खर्चे माइनस नहीं करेंगे, और पॉइंट बी अलग तरीके से। ऐसे ही मैं ना, ऐसे ही जरा इसका सॉल्यूशन आपके सामने खोलता हूं। ये देखो, सिर्फ इनकम निकालनी थी, ये देखो पॉइंट ए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, कोई इनकम्स वगैरह हैं इसकी जो भी हैं। और पॉइंट बी देखो, पॉइंट बी देखो कितना लंबा चौड़ा है। क्यों? क्योंकि रिपेयर अलाउंस माइनस हो रहा है, कोई और टैक्सेस माइनस हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या माइनस हो रहा है। तो ये आप देखो, ये आज वाला सवाल सॉल्व करने में थोड़ा सा खर्चे माइनस करने में टाइम लग जाता है, बाकी फेस तो जल्दी बन जाता है न्यूमेरिकल का। खर्चे वर्किंग वगैरह माइनस, आवाजें आ रही हैं। अच्छा आगे चलो, अब अगला काम क्या करना है? हाँ, हम खर्चों पे थे, खर्चे पढ़ लेते हैं। और कल ना हम ऐसा करेंगे, जॉइंट ओनर्स का एक न्यूमेरिकल करेंगे, यानी 2 बंदे एक प्रॉपर्टी ओन कर रहे होंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब खर्चों पे हम कहां तक पहुंच गए थे? एज तक हो गया था। चलें जी। अच्छा, एज ना थोड़ा सा ब्रॉड है, एज थोड़ा सा ब्रॉड है।
एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल, पेएबल्स में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एनी एक्सपेंडिचर पेड होली एंड एक्सक्लूसिवली, होली एंड एक्सक्लूसिवली होता है सिर्फ और सिर्फ, एनी एक्सपेंडिचर पेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर डिराइविंग रेंट, रेंट कमाने के लिए जो आपने खर्चा किया, क्या इंक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस एंड कलेक्शन चार्जेस। कई दफा एडमिन ऑफिसर भी आपने रखा होता है, बड़े बड़े हॉस्टल्स होते हैं ना, एडमिन ऑफिसर रखा होता है, तो उसकी तनख्वाह वगैरह भी आप माइनस कर सकते हैं। एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस अप टू लोअर ऑफ। अच्छा जी, पॉइंट आई, लीगल केस आपके खिलाफ हो जाता है। आपने घर बनाया हुआ था, किसी ने आके कह दिया नहीं यार घर मेरा है, तो आपने लॉयर को कहा यार ये केस लड़ो, तो लॉयर को जो फीस वगैरह आपने पे की वो खर्चा अलाउड है। लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड द टाइटल, टाइटल होता है ओनरशिप, टू डिफेंड द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी या एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट। कोई भी केस प्रॉपर्टी का चल रहा है कोर्ट में, तो केसेस वगैरह के अगर कोई खर्चे हो रहे हैं ना, या तो डिफेंड द टाइटल या कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो वो यहां फॉल कर जाएगा और अलाउड है, खर्चा अलाउड है। ऊपर से मिला के लीगल चार्जेस पेड, और आगे हम क्या पढ़ेंगे वो, सॉरी ज्यादा ऊपर, लीगल चार्जेस पेड शैल बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा भाई, यार ये बैड डेट हो सकता है, बैड डेट, जो बंदा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा हो, बैड डेट हो सकता है। आपने पहले किराया इनकम में डाल दिया, आपने किराया इनकम में रिकॉर्ड कर लिया, आपने कहा जैसे आप कर लेते हो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, आप कहते हो यार इंशाल्लाह ये पैसे दे जाएगा, डेटर भी डेबिट कर देते हो, सेल भी बढ़ा देते हो, तो बाद में जब उसे किराया लेने जाते हो तो पता चलता है वो तो मुल्क छोड़ के चला गया, तो वो डेट क्या हो जाता है, बैड डेट हो जाता है। तो आपको एक बात पता है कि जो डेट बैड होता है पहले सेल में गया होता है, पहली एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और दूसरी एंट्री होती है बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। एक बात याद रखना, बैड डेट हमेशा ना कभी जिंदगी में सेल में भी गया होता है। आपने दुकान पे चीजें बेची, दुकानदार को जैसे ही चीज बेची, सॉरी दुकानदार ने जैसे ही कस्टमर को घी का डब्बा बेचा, दुकानदार एंट्री कर लेगा, वो कस्टमर कहेगा यार ये मेरा साथ ही घर है, अक्सर मैं तुमसे चीजें उधार पे लेता रहता हूं, तो ये मुझे घी का डब्बा जरा उधार पे दे दो, महीने के एंड पे तनख्वाह आएगी तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो दुकानदार एंट्री कर लेते हैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब जब महीने का एंड आया तो दुकानदार गया उसके घर, हाँ भाई पैसे दे, तो पता चला वो घर छोड़ के चला गया हुआ, तो अब पास्ट में सेल भी तो रिकॉर्ड होगी है ना, तो इसका मतलब है इनकम रिकॉर्ड होगी है, उसे खत्म करने के लिए खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बैड डेट इधर भी हो सकते हैं। वसीम अकरम ने दुकान किराए पे दी, एक दुकानदार ने पता क्या किया, साल का एंड आया तो दुकानदार ने कहा यार पैसे आपको मैं कुछ दिनों में दे देता हूं, तो वसीम अकरम ने कहा कोई मसला नहीं, रिसीवेबल फ्रॉम शॉपकीपर डेबिट, डेटर डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट या सेल क्रेडिट, रेवेन्यू अच्छा लफ्ज है, रेवेन्यू क्रेडिट, ये मेरा रेवेन्यू बन गया, और बाद में वो दुकानदार पैसे लेके भाग गया। तो बैड डेट माइनस करने की इजाजत है, फिर बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। लेकिन यार लॉ मेकर ना बड़ा ही क्या कहते हैं ना यहाँ पे सख्त बन गया, कहते 3 शराइत पूरी करो तो मैं आपको बैड डेट माइनस करने देता हूं। 3 शराइत क्या हैं, पहले मेरे से जुबानी सुन लो। एक शर्त तो ये है कि घर आपके अपने नाम होना चाहिए वसीम अकरम, एक शर्त ये है घर आपके अपने नाम होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट में भी आपका ही नाम हो, और उसी एक शर्त में अगली बात साथ है कि आपने उस किराएदार को उस घर से निकाल दिया है। जब आपको पता चला कि उसने किराया नहीं दिया तो आपने उसको घर से निकाल दिया है, या आपने निकालने की कोशिश की है, आप बंदे लेके आए, वो अकेला ही काफी था, वो नहीं निकल रहा। एक शर्त यह है घर आपका हो वसीम अकरम और आपने उसको घर से निकालने की कोशिश की हो, या निकाल दिया हो या निकालने की कोशिश की हो लेकिन वो नहीं निकल सका। दूसरी शर्त यह है कि आपने कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर दिया हो। आप कोर्ट केस की कॉपी लाके दिखाओ
कि कोर्ट में मैंने इसके खिलाफ केस कर दिया, या अगर आप कोर्ट में केस करना समझते हो कि ये इतनी बड़ी पार्टी है, इस पे हाथ डाल के मेरा ही टाइम जाया होना है और कोई नहीं, मैंने लॉयर कराने, उसने जज करा लेने, तो आप फिर कहो यार मैं कोर्ट केस कर ही नहीं सकता ऐसे बंदे पे, साबित करो फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आके। और तीसरी शर्त यह है कि बैड डेट पास्ट में इनकम रिकॉर्ड हुआ हो। वो तो हमेशा ही ऐसा होता है कि बैड डेट पास्ट में इनकम रिकॉर्ड होते हैं तो अगली हम एंट्री बैड डेट की करते हैं। तो तीसरी शर्त यह है बैड डेट पास्ट में क्या रिकॉर्ड हुआ हो, इनकम। तो ऐसे ही अपने समझने के लिए जरा बैड डेट की एक एंट्री से लिख लें कि बैड डेट से पहले क्या एंट्री होती है, बैड डेट से पहले क्या एंट्री होती है और बैड डेट के वक्त क्या एंट्री होती है, ताकि जरा इंट्रो की क्लास की रिवीजन हो जाए। डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये बैड डेट से पहले एंट्री होती है, ये बैड डेट के वक्त एंट्री होती है। ये दो एंट्रीज हैं। जी पढ़ें जनाब। पॉइंट जे, where there are reasonable grounds to believe that unpaid rent is irrecoverable and allowance। अच्छा इधर देखो, अलाउंस यहां वो 1/5 चक्कर नहीं होगा, पूरा ही हो जाएगा असल में। इधर से पढ़ना, अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट। अनपेड रेंट को मैं बैड डेट कह सकता हूं, अनपेड रेंट को बैड डेट कह सकता हूं, अनपेड रेंट। एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट, छोड़ो ऊपर आओ, एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट shall be allowed under the head income from property। प्लीज रिपीट व्हाइट बोर्ड के, एन अलाउंस इक्वल टू, एग्जैक्ट इक्वल टू अनपेड रेंट, तो अलाउंस का लफ्ज यहां ना भी लिखा तो खैर था। एन अलाउंस या एन अमाउंट इक्वल टू अनपेड रेंट shall be allowed if these three conditions are fulfilled। An allowance equal to unpaid rent shall be allowed if क्या क्या बताओ, if टेनेंसी वॉज बोनेफाइड। बोनेफाइड होते हैं आपके नाम होना चाहिए वो घर वगैरह, और उसका एग्रीमेंट भी आपके नाम होना चाहिए, किराए का एग्रीमेंट आपके नाम होना चाहिए। बोनेफाइड ये होता है आप ओरिजिनल ओनर हो घर के और किराए का एग्रीमेंट भी आपके नाम है। इफ टेनेंसी वॉज बोनेफाइड एंड द डिफॉल्टिंग टेनेंट, डिफॉल्टिंग टेनेंट कौन है, जो किराएदार है, जो किराया दे नहीं रहा, एंड द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, समझ आ गई, उसने प्रॉपर्टी दी है और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी। या फिर हमने स्टेप्स लिए थे, स्टेप्स क्या लिए थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हम उसकी दुकान पे चल के गए थे, हमने कहा निकल, वो कहते निकाल मुझे, निकालने की कोशिश कर तू नहीं यार इधर ही रहे। और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी। और एक और छोटी सी शर्त इसमें साथ अटैच है, and the defaulting tenant is not in occupation of any other property of the company। काट दें, ये असल में वो गलती से लिखा रह गया, कंपनीज की टैक्सेशन इधर थ्योरेटिकली भी नहीं है आपके लिए। and the defaulting tenant is not in occupation of any other property। इस बात का मतलब समझ आ गया, और उस किराएदार के पास आपकी कोई और प्रॉपर्टी भी किराए पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त बताओ, ओनर वसीम अकरम has initiated the legal proceeding, उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया उसने, और he believe, या वसीम अकरम समझता है that legal proceeding would be useless, कोई फायदा नहीं कोर्ट में जाने का, खुद ही जो है कोट पहन के गर्मी लगती है तो मैं कोर्ट में नहीं जा रहा। नेक्स्ट पॉइंट 3,
unpaid rent has previously been included under income from property and tax has been paid on it. Unpaid rent is previously included in income और फिर उस पर टैक्स भी पे किया जा चुका हो। आमतौर पे होता यह है कि इसी साल आप सेल रिकॉर्ड करते हैं, फिर अगले साल वो बैड डेट हो जाता है, तो पिछले साल आप टैक्स दे आते हैं सेल पे, लेकिन अगले साल बैड डेट हो तो खर्चा माइनस करने की जरूरत होती है। छोड़ें, टाइम खत्म हो गया, मैं कल ना इसको दोबारा पढ़ाऊंगा। आई होप 90% बात समझ आ गई होगी, लेकिन ये एंड को आपने सर्कल कर लें यार, क्योंकि ये सारी शराइत पूरी होनी जरूरी है, सारी शराइत पूरी होनी जरूरी है। ठीक है, होमवर्क की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम।